किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम बस्तर में हैं, जगदलपुर में हैं और यहाँ के किसान जो है बहुत जागरूक हैं। यहाँ के किसान आधुनिक विधि से खेती कर रहे हैं। कोई गुआवा की खेती कर रहे हैं, कोई उद्यानिकी के क्षेत्र में खेती कर रहे हैं और बहुत हाईटेक तरीके से यहाँ खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज फसल संगोष्ठी कार्यक्रम है जिसमें हमारे किसान भाई तुरंत प्रश्न करेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब हैं जो जगदलपुर विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, वो तुरंत उसका प्रश्नों का उत्तर देंगे। किसान भाइयों, हमारे बीच में विशेषज्ञ भी हैं, कृषक भी हैं, वो प्रश्न करेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर आपको इस मंच से मिलेगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं दुर्ग जिला धमधा का किसान हूँ। संदीप सोलंकी मेरा नाम है। मेरा एक प्रश्न था सर जी से कि अपना टमाटर जो आता है ग्राफ्टेड, उसको लगाने से क्या फ़ायदा है और जो ऐसी जो नॉर्मल जो टमाटर लगता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ग्राफ्टिंग हम क्यों लगा रहे हैं। जगदलपुर की जो ज़मीन है, लाइट सॉइल है, यहाँ पे रूट सॉइल बॉर्न डिसीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। अगर आपके ज़मीन में सॉइल बॉर्न डिसीज़ हैं तो आप ग्राफ्टिंग में जाइए, अन्यथा मत जाइए। ग्राफ्टिंग लगाने से कोई इल्ड नहीं बढ़ेगा। ये एक तरीका हो सकता है, आपके ज़मीन में आप वो क्रॉप ले सकते हैं। और जिस सॉइल में अगर सॉइल बॉर्न डिसीज़ नहीं है, बैक्टीरियल विल्ट नहीं है, विल्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर वहाँ ग्राफ्टिंग लगाते हैं तो इल्ड कम होगा नॉन ग्राफ्टेड की तुलना में। मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल, धमधा क्षेत्र से हूँ, दुर्ग जिले से। मेरे खेत में भी एक प्रॉब्लम है। पीएच वैल्यू पानी का बहुत हाई है वहाँ पे भी। जैसे कल जिक्र कर रहे थे आप लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड मिला के पूरे पानी में फर्टिगेशन के साथ देके उसको यूज़ किया है। तो मेरा सवाल ये था कि सल्फ्यूरिक एसिड का कोई पर्टिकुलर खाद में कोई रिएक्शन है 1919 या 05234 या सभी फर्टिगेशन के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को? जैसे सर का क्वेश्चन था कि सल्फ्यूरिक एसिड से कोई फर्टिगेशन में कोई इफेक्ट, तो ऐसा कोई अभी तक हम लोग काफ़ी लगभग 4 साल से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन दिखा नहीं है और प्रॉपरली अपन यूज़ कर पा रहे हैं। हम ना सीएमटी में हैं, ऑटोमेशन में हम लोग उसे चलाते हैं। अलग अलग फर्टिलाइज़र के अलग अलग टैंक होते हैं। तो एनपी के जैसे कि यूरिया पोटास को हम अलग ड्रम में घोलते हैं, सल्फेट को अलग ड्रम में घोलते हैं, नाइट्रेट को अलग ड्रम में घोलते हैं। तो एक साथ फिर उसको इंजेक्ट करवा के अपन फर्टिगेशन से अपन करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग अलग सोल्यूशन रहता है, अलग वेंचुरी रहती है उसमें। उसके डोजिंग के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है, जहाँ हमारा पीएच जहाँ हमारा मैनेज हो जाता है वहाँ तक हम लोग उसको सेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको इरीगेशन करते हैं। मैं योगेश्वर चौबे बेमेतरा से हूँ। सर, ये मल्चिंग सीड जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके फायदे हाँ, क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है और नहीं लगाने से मालूम नहीं लगाने से फिर इनका क्या नुकसान है? नुकसान क्या है? जैसे अंतर क्या है ये? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भैया, मल्चिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है। मल्चिंग लगाने से हमको बहुत सारी चीज़ें से फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि हमको वेट से रुकते हैं बेड में, जो भी हम मल्चिंग लगाते हैं, यूज़ करते हैं। और प्लांट का ग्रोथ, उसके रूट सिस्टम बहुत ही अच्छे बनते हैं। और पानी की बचत सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी की बचत। जहाँ हमको यहाँ रोज़ इरीगेशन करना पड़ता है तो स्टार्टिंग में हमें पानी बहुत कम लगता है, और जैसे ही प्लांट ग्रोथ लेता है फिर नॉर्मली फिर पानी देते हैं अपन। मैं भूपेंद्र परमार, ग्राम भोथी, जिला राजनांदगांव का किसान हूँ। फ्रूट ऑर्चर्ड में नेमाटोड से बचाव के लिए आप लोग क्या क्या उपाय करते हैं, कृपया बताइए। सबसे पहला तो फील्ड में आप चेक करवा सकते हैं कि आपने फील्ड में नेमाटोड कितना है, वो एक चेक करा सकते हैं। उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, गोबर खाद का। दूसरा कि गेंदा का फूल, जो देसी गेंदा आता है, वो हम लगा रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं नेमाटोड में कंट्रोल मिला है। नमस्कार, मैं रूपेंद्र चंद्राकर, पाटन, ग्राम औरी, जिला दुर्ग का निवासी हूँ। हमने टमाटर, आपकी खेती लास्ट में जो टमाटर हमने देखा ना, वो कौन सी वैरायटी थी? उसमें फ्लोरिंग की सेटिंग बहुत अच्छी थी, उसका कारण क्या है, ये जानकारी लेना है। आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। वो जो वैरायटी अपन देखे वो नामधारी सीड्स का 592 है। और आपका क्वेश्चन था कि उसकी फ्लावर की सेटिंग के बारे में। तो ये हमारा ये मानना है, नाइट का टेम्परेचर 22 डिग्री कम से कम रात को 4 घंटे तक होना चाहिए। उस टाइम में फ्लावर की सेटिंग बहुत अच्छी होती है। 22 डिग्री से कम, उससे ऊपर होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है फ्लावरिंग की सेटिंग में। टीपी का जो समय है, ट्रांसप्लांटिंग का जो समय है 25 अगस्त है। ग्राफ्टेड प्लांट है और इसका जो स्पेसिंग है
रो टू रो 5 फीट और प्लांट टू प्लांट 2.5 फीट है। नमस्कार, मैं सौमित्र दीवान बिलासपुर से। यहाँ पर जो वीड मैनेजमेंट हम लोग जो देख रहे हैं कि 2 ऑर्चर्ड जो बेड है उसके बीच में घास लगे हुए हैं, तो क्या हम इसको सब्जियों पे भी अप्लाई कर सकते हैं 8-8 फीट मांदे पे? 2 फसल के बीच में जो घास लगाने की 2 घास लगाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको रो टू रो 10 फीट में जाना होगा और 2 सबमेन और आपको 2 ड्रिप लाइन लगेगी उसके लिए। उसका फ़ायदा यह है कि गर्मी के दिनों में एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन बनता है, उसके कारण वहाँ वातावरण फसल के लिए अच्छा मिलता है, तो फ्रूट सेट और लू नहीं लगती है फसल को गर्मी के दिनों में। हाँ सर, मेरा नाम ऋषि चंद्राकर है। मैं ग्राम सिर्री पठारी मुड़ा, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद का किसान हूँ। ये जाना से जैसे अभी बताया गया कि गुआवा में नीमाटोड को पहले से चेक कर लें। यदि हमने प्रायः बहुत सारी ज़मीनें हमारी वहाँ जो लाइट सॉइल है, नीमाटोड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिखता ही है, किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम। क्या वो कम दिख रहा है वहाँ हम उसका उपयोग कर सकते हैं या उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? दूसरा ये है कि जब नीमाटोड लग ही गया, यदि किसी क्रॉप में लगी क्रॉप में, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उससे हमारे पौधों की बचाव कैसे करेंगे? जैसा कि सर का क्वेश्चन था कि नीमाटोड को अपने को कैसे पहले चेक करना है और उसके बाद फिर अपने को उसमें फ्रूट क्रॉप लगाएं ऑर्चर्ड या न लगाएं, तो उसका जवाब ये होगा कि अपने यूनिवर्सिटी में अपन सॉइल लेकर के जाएंगे और अपन वहाँ पे चेक करवाएंगे कि इस सॉइल में सर मैं ऑर्चर्ड की क्रॉप करना चाहता हूँ, करूँ या ना करूँ। जैसा यूनिवर्सिटी वाले यदि अपने से कहते हैं कि नहीं, नीमाटोड की पॉपुलेशन इसमें बहुत कम है, हम कर सकते हैं, तो फिर कर सकते हैं। बेमित्रा ज़िले से आए हैं हम, और इधर जो देखा हमने बहुत अच्छा किसानी की जा रही है, और टमाटर का जो रूट रखा है वो बाटे का ही रखा है। क्या ये कोई विशेष कारण से रखा है, किसी दूसरे का नहीं रख सकते? यहाँ पर जो किसान भाई टमाटर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसका पहला उद्देश्य है कि यहाँ पर जीवाणु जनित राल्स्टोनिया सोलेनेशियरियम बैक्टीरियल विल्ट का सबसे ज़्यादा प्रकोप है, इस नाम से वो ग्राफ्टिंग करते हैं। तो टमाटर की ग्राफ्टिंग के लिए 2 तरह के रूट स्टॉक आप यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को भी आप उपयोग कर सकते हैं एज ए रूट स्टॉक, आप बैगन को भी एज ए रूट स्टॉक उपयोग कर सकते हैं। टमाटर की जो भी किस्म आप रूट स्टॉक की तरह उपयोग करेंगे, उसमें भी राल्स्टोनिया का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर राल्स्टोनिया का रेजिस्टेंस है तो टमाटर का रूट स्टॉक काम करेगा। यहाँ पर बैगन का रूट स्टॉक क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें बैगन में टमाटर के रूट स्टॉक से कुछ एडिशनल फ़ायदे हैं। जैसे थोड़ा बहुत वेट कंडीशन होगा, सॉइल अगर गीली है तो भी बैगन का रूट स्टॉक उसको झेल जाता है, टमाटर का रूट स्टॉक शायद उसको उतने अच्छी तरह से ना सहन कर पाए। दूसरा, ये जो बैगन का रूट स्टॉक है ये निमेटोड से भी प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा दे रहा है, या 3 चीज़ों का फ़ायदा दे रहा है। एक तो वेट सॉइल से, गीली ज़मीन का, दूसरा निमेटोड से लड़ता है, और तीसरा बैक्टीरियल विल्ट से लड़ता है। मेरा नाम पुन्नाराम पटेल है, मैं जगदलपुर का किसान हूँ। कल फील्ड में को क्रिश टमाटर देखने गए थे, वहाँ पे डबल क्रॉप लगा रहा और उसके फिर टमाटर लगाए, उसमें टमाटर मरने का चांस कम दिख रहा है। वही मेरा सवाल है। जहाँ तक किसान भाई का जो प्रश्न मैं समझ पाया हूँ कि वो जो क्रिश बोल रहे हैं, वो क्रिश खीरा लगा था पहले, उसके बाद जो वैरायटी लगी है वो प्रिस टमाटर की, वो प्रिसी है, और उनका कहना है कि वहाँ मरने की शिकायत नहीं है। तो जैसे अभी रूट स्टॉक का बहुत सारा बात विमल चावड़ा जी ने बताया हमको, उसी से रिलेटेड वो आंसर है कि उसका जो रूट स्टॉक है पानी को भी सहन करता है, निमेटोड को सहन करता है, बैक्टीरियल विल्ट को सहन करता है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।
ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। मोर नाम है फूलदास साहू, ग्राम झिकादा, पोस्ट बलदेवपुर, तहसील खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से। अभी मोला जानकारी चाहिए का हमन हमर कौन से जमीन जिन है जिनमें एक अच्छा से खेती कर सकथन सीताफल के। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में VNR मधुर नाम से एक नई सीताफल की वैरायटी आई है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर इसको अच्छी तरह से दिखाया गया है, दर्शाया गया है और यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरह उगा सकते हैं। सीताफल एक नया फल है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन सीताफल में जो आमदनी है और जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे ऐसे हैं कि अधिक से अधिक किसान मैंने देखा कि उसकी तरफ आकर्षित हुए और वो उन फलों की खेती की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक pH की बात है, pH में सीताफल में आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं बस्तर के क्षेत्र में, यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी दोनों ही इसके लिए अनुकूल है और यहाँ पर इसकी अच्छी तरह खेती कर सकते हैं। मैं नौतम भाई टांक दुर्ग से आया हूँ। आज छत्तीसगढ़ में जो गर्मी में जो किसान को पानी की तकलीफ है, वो किसान यहाँ अभी तक 200 से 300 फीट बोर किए हैं। मेरा गुजरात में भी खेती है, वहाँ पे 700, 800, 900, 1000 फीट तक बोर करने से वहाँ पानी मिलता है। तो यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा डाटा है कि अगर यहाँ 1500 फीट 1200 फीट बोर करे तो पानी मिलने का कोई चांस मिल सकता है? अगर आपने वहाँ सर्वे किया हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि ऊंचा जगह है या नीचा जगह है, इसकी तुलना में नीचे ज़मीन के गर्भ में जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं या फिर नीचे भूगर्भ में जो भी चट्टानों का प्रकार होता है, आकार होता है, उसके अनुसार नीचे ज़मीन पर पानी रुकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूफर सिस्टम। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 13 प्रकार का है और 13 प्रकार में जैसा लाइमस्टोन बेस है, नीस बेस्ड है, जहाँ जहाँ लाइमस्टोन है वहाँ अगर मिलता है, भले उसको तोड़ने में टाइम लगता है लेकिन उसमें पानी मिलेगा, ये तय है। तो हमारा पूरा बस्तर का हम लोग एनालिसिस करके निकाले हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ, और वो पानी जो है उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिचार्ज का। यानी प्रतिवर्ष अगर उस एक्यूफर को हम लोग खाली करते हैं और प्रतिवर्ष उसका रिचार्ज की व्यवस्था नहीं करते हैं, जैसे स्टाफ डैम, चेक डैम सही जगहों में अगर बनाते जाएं, तो प्रतिवर्ष वर्षा का जल इतना आता है कि वो आराम से उसको जाकर रिचार्ज करेगा और पिछले बार वो मिलता चला जाएगा। और वो मिलने के कारण क्या होगा, एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो कमी है पानी की, जैसे हम लोग क्या देखते हैं जितना वर्षा का जल आता है वो जितना रुकना है रुक जाता है और उसके बाद सरफेस से बह के नदी में, नदी से फिर समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र में एक अलग प्रक्रिया है, वो उड़ेगा फिर वाष्प बन के फिर कहाँ आए बरसेगा। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन है कि अपना जो सतही जल है उसका प्रबंधन हमको पता करना होता है कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कहाँ इसका लिगामेंट्स है,
कहाँ कहाँ ये जुड़ाव है, उस जगहों पर पानी को आने दें और वहाँ गड्ढों के माध्यम से ज़मीन के नीचे जाने दें। और ये सब जगह का पता है, यानी पूरा गांव गांव का भी पता है कि कौन से गांव में ऐसा जगह है और कहाँ कहाँ इसके फॉल्ट है। उन जगहों पर डाले तो ये जितना बोर आपका 1000 फीट जा रहा है ना, वो डेफिनेटली 2 साल के अंदर वो 500 फीट में आ जाएगा। सर, मैं सी चंद्राकर, पारा गाँव, आरंग, रायपुर से रहने वाला हूँ। और मेरा प्रश्न है, अभी हम लोग फील्ड में चीता का खेत घूम रहे थे, वहाँ कुछ फल है, जो फल अधिकांश माने 50% फल को टेढ़ा मेढ़ा देखे हैं हम लोग, है ना। तो वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, इसके विषय में जानकारी चाहिए था। जंगलों में जब सीताफल होता है तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो उसको पॉलिनेट करते हैं। हम चूँकि यहाँ पर खेती कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रसायन हम या अगल बगल में किसान भाई छींटते हैं, तो जो मित्र कीट होते हैं जो उसका परागण करते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो अगर आपको अच्छे सेब का सीताफल चाहिए तो उसमें आपको परागण करने की आवश्यकता है। परागण करने के लिए सीताफल का ही फूल तोड़ करके एक दिन पहले शाम को उसकी पंखुड़ियाँ हटा करके, या आप चाहे तो अर्ली मॉर्निंग तोड़ करके उसको थोड़ा वार्म करेंगे तो उसका पॉलन बाहर निकलेगा। फिर उसको ब्रश के द्वारा ले करके जो फ्लावर खुला हुआ है उस पर आप डस्टिंग करिए या पॉलिनेट करिए। जितना अच्छे से पॉलिनेट करेंगे, वो जितना अच्छा सीड अंदर में सेट होगा उतना ही यूनिफॉर्म शेप आएगा। तो जो जो फल आपने देखे जो टेढ़े मेढ़े थे, जिसका शेप सही नहीं था, उसका परागण अच्छे से नहीं हुआ है। तो परागण अगर आप कराते हैं तो फ्रूट का शेप अच्छा होगा। और इस वैरायटी में जहाँ भी हम कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप उसका परागण करवाएं। लौकी हो, मतलब जो भी क्रॉप हो, टॉलरेंस वेजिटेबल जितनी है, शिमला में चीना पोरा ना हो उसके लिए, बैक्टीरियल विल्ट ना है उसके लिए, हमने किस पे वो रूट स्टॉक चढ़ानी है, चाहे हमने आम के पौधे पे चढ़ानी है तो उस तरह की हमें रूट जोन चाहिए। जो भाई साहब का पहला प्रश्न था कि हमारे यहाँ जो पत्थरीली ज़मीन है, पत्थर है, मिट्टी उसमें नहीं है, 20 से 30% है। तो बस्तर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो मरहान के अंतर्गत भी नहीं आते, वो पूरे पठारी क्षेत्र हैं, वो पत्थर हैं। लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम है, इमली है, काजू है, वो हो जाते हैं। और सीताफल भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वो भी हो जाता है। इसका तकनीक ये है कि अगर आपके पास अगर पूंजी है तो आप उस पथरीली ज़मीनों को जेसीबी की मदद से खोदें, कम से कम 5 से 6 फीट, और उसमें दूसरे जगह से जो निचली ज़मीनें की मिट्टी है उसको लाके भरें। और जो इनिशियल स्टेज है, आप जब सीताफल लगाएंगे उसको आप प्रॉपर केयर करें उस ज़मीन में, बाई ड्रिप इरिगेशन या दूसरे तरीके से, और गर्मी और ठंड में पानी दें, तो आप डेफिनेटली उस ज़मीन में भी सीताफल या दूसरे फलों की खेती कर सकते हैं। आप पूरे पथरीली ज़मीन में अगर चाहेंगे कि खेती करें तो पॉसिबल नहीं है। उसमें फिर एक ही चीज़ बचता है, गुडनेस ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सर्वाइव फिटेस्ट ही करेगा। आप 100 पौधे लगाएं उसमें 2 ही बचेगा, लेकिन आपको सारी पौधों को बचाना है। तो आप सबसे बढ़िया तकनीक है कि जेसीबी की सहायता से खुदाई करें उस मिट्टी में, उस ज़मीनों में जो पथरीली है, और उसमें कहीं और से मिट्टी ला के भरें, और उसमें आप प्रॉपर गोबर खाद न्यूट्रिएंट्स दें, और उसमें आपका पौधा बिल्कुल सर्वाइव करेगा। जब 2-3 साल जब पौधा सीताफल का सर्वाइव करेगा, वो इतना एबिलिटी रखता है, वो ड्रॉट के लिए टॉलरेंस है, वो हाई टेम्परेचर के टॉलरेंस है, वो आगे सस्टेन बिल्कुल करेगा। और क्योंकि जो सीताफल है वो आजकल हाई डेंसिटी और हाई टेक्निक से लगाया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली उसमें ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करेंगे और उससे आपका जो पौधा है वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगा। मैं ज़्यादा किसान हूँ, धर्मपाल वर्मा, धमधा, दुर्ग जिला। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टमाटर लगते, ये साल स्पॉटेड विल्ट वायरस से बहुत ज़्यादा टमाटर मर गए हैं, कम से कम 30% कम से कम मर गए हैं। तो ये तरफ देखें तो कुछ नहीं मरे, तो वो का कारण हो सकते है एक जानकारी। जहाँ तक वायरसेस का इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन की बात है, तो ये तो चावला जी ने जैसे बताया कि एक बार अगर वायरस प्रवेश कर गया तो उससे निजात पाना मतलब नामुमकिन है, क्योंकि वायरस प्लांट के डीएनए सिस्टम में समाहित हो जाता है और उसके बाद वो उसी के डीएनए के बिहेवियर को कैप्चर करके और उस प्लांट को समूचा ग्रसित कर लेता है। तो वो तो ये बात तो बिल्कुल तय है। और दूसरी ये भी बात तय है कि वायरसेस का जो प्रभाव है या वायरसेस का जो स्प्रेड है ये वेक्टर के द्वारा होता है। वेक्टर्स में भी थ्रिप्स, वेक्टर्स में भी एफिड्स, वेक्टर्स में भी जैसिड्स, या
वाइट फ्लाइज, इस तरह के वेक्टर्स ही वायरस को फैलाते हैं। तो सबसे पहला तो काम रहेगा कि वेक्टर्स को रोकना। तो वेक्टर्स को रोकने के लिए मतलब 2-3 प्रिंसिपल हैं। ये तो आप इंसेक्टिसाइड से, जैसा कि चावला साहब ने अभी कहा कि इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से आप वेक्टर्स को रोक सकते हैं। दूसरे कुछ होते हैं जो वेक्टर्स के नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं, नॉन लिविंग प्लांट्स। नॉन लिविंग प्लांट्स में हम ले सकते हैं कि जैसे सोरघम का 3 लाइन या 4 लाइन अगर हम अपने आर्चर्ड के चारों ओर लगा देंगे तो वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं एफिड, तो 4 लाइन अगर आप सोरघम की लगी हुई रहेगी तो वेक्टर उसको क्रॉस करने में टाइम लेगा, है ना। तो अगर एफिड्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आपकी फसल एक बच सकती है। दूसरा क्या है, वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन रेशियो बढ़ जाता है अगर जैसे ही 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पार करता है, उसके बाद से वेक्टर्स अपने आप में बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वेक्टर्स बढ़ते जाते हैं। तो इस दौरान विशेष रूप से मतलब सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, मैं नागपुर से हूँ, मेरा नाम रितेश केवल रमानी है। भैया से मेरा एक प्रश्न है, विमल भैया से, कि यहाँ पर जो हमारे पास मल्चिंग की हुई है वो प्लास्टिक मल्चिंग की हुई है, इस जगह पे अगर हमारे पास वीडिंग मैट लगेगा तो क्या होगा उसका? यहाँ पर गर्मियों में तापमान उतना अधिक नहीं जाता है, तो हम प्लास्टिक मल्च करते भी हैं तो सॉइल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। मगर यही मल्चिंग अगर आप फ्रूट क्रॉप में प्लास्टिक मल्चिंग रायपुर में या दुर्ग में या राजनांदगांव में या नागपुर में जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पर अगर आप फ्रूट क्रॉप में प्लास्टिक मल्च करेंगे तो मल्च का जो एरिया होगा उसका सॉइल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो क्रॉप के लिए थोड़ी कठिनाई करेगा। हो सकता है कि गर्म हवा ज़्यादा होने के कारण स्टेम पे सनबर्न हो या उसकी कोमल शाखाओं पे सनबर्न हो, तो वहाँ पर अगर आपको मल्च करना हो तो ऑर्गेनिक मटेरियल का मल्च करें। हम लोग रायपुर में अपने ऑर्चर्ड्स में पैरा या जो धान का बचा हुआ टुकड़ा रहता है वो उड़े नहीं करके उसके ऊपर में मक्के की कड़बी ये रख देते हैं। ये मल्च करने से मॉइस्चर भी कंजर्व होता है और टेम्परेचर मॉडरेशन भी होता है, तो वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम तुषार चौहान है, मैं दुर्ग जिले से आया हूँ, करंजा भिलाई गांव से। मैं प्रशासन से ये प्रश्न कर रहा हूँ कि यहाँ जो सुविधाएं इन किसान भाइयों को जो दी है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सभी किसान भाइयों के लिए कोई और योजनाएं या कुछ ऐसे सब्सिडीज या कुछ और ऐसा है जिससे हम और उन्नतशील खेती कर सके? उद्यानिकी विभाग की तरफ से किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं फल के संबंध में बताना चाहूँगा। विभाग आम, लीची, अमरूद और सीताफल जो किसान भाई लगाते हैं उस पे जो है पौधों पे अनुदान मिलता है। ज़्यादातर हम लोग जो है विभागीय तौर पर उनको जो किसान भाई पौधे नहीं खरीद पाते उनको पौधे उपलब्ध कराते हैं, और जो जागरूक क्षेत्र है जहां किसान स्वयं पौधे खरीद सकते हैं उनको हम अनुदान उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद आगे आते हैं आपका मल्चिंग, ड्रिप और सैंडनेट हाउस, पॉली हाउस, इस पे जो है 40%, 35% और 50% पे अनुदान क्रमशः दिया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में यहाँ हो रही है और विभाग की तरफ से इसमें अनुदान ना हो। लगभग सारी क्रॉपों पे और जो उसमें संसाधन लगते हैं, चाहे ड्रिप लग रहा हो, चाहे मल्चिंग लग रहा हो, चाहे आप सेडनेट पे जा रहे हो, चाहे आप पॉली हाउस पे जा रहे हो, सब पे विभाग अनुदान देता है। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे कि आपके जो प्रश्न थे, चाहे वो मल्चिंग सीट कैसे लगाएं, ज़मीन की तैयारी कैसे करें, कौन से फसल लें, पथरीली ज़मीन पर कौन से फसल लें, यानी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर अभी आपको मिल रहा था। अगले अंक में हम नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक दो विदा, नमस्कार।